स्टार्ट। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की धरती से मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो तक हम लोग कंपाउंड सेंटेंस के बारे में उसका इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ गए और फिर कंपाउंड सेंटेंस बनाने की या निर्मित करने की जो 4 विधियाँ होती हैं उनके बारे में हम आपको बताए थे, उन सभी का नाम भी बता दिए थे। और फिर उसके बाद हम लोग क्युमुलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करके किस प्रकार से अपने कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण किया जाता है हम इसके ऊपर चर्चा कर दिए थे, उसके सारे एग्जाम्पल भी करवा दिए थे और कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर भी दिए जिसका हम लोग होमवर्क में आपसे आंसर मांगे थे। तो आज के हम लोग वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं, वहीं से इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। जो लोग अभी लाइव देख रहे हैं सब लोग वीडियो को शेयर करते हैं, हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये शानदार सा सेशन होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग रिमेनिंग जितनी भी मेथड्स हैं सबको पढ़ने वाले हैं। सब लोग ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाय द यूज ऑफ अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन, यानी अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है, आज हम लोग उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप लोग समझिए जो अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, इसको हम लोग अगर हिंदी में कहें तो हम इसको कहते हैं विकल्प या वैकल्पिक भाव प्रदान करने वाले, वैकल्पिक या विकल्प का भाव प्रदान करने कंजक्शंस। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास ऐसे वाक्य दिए गए रहेंगे जहाँ पे हमें विकल्प दिखाई देता है, हमारे पास चॉइसेस दिखाई देती हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर हमें किसी कंजक्शन का प्रयोग करना पड़ता है तो उसे हम लोग अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। तो अल्टरनेट कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में हम लोग जान गए। जब कोई कंजक्शन दिए गए वाक्यों में तब प्रयोग किया गया हो जब हमें वहाँ विकल्प दिखाई दे रहा हो या हमें वैकल्पिक भाव दिखाई दे रहे हो या हमें चॉइसेस दिखाई दे रही हो, तब ऐसी स्थिति में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इस कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग अगर इसके नियम को समझें कि अगर हमारे पास कोई 2 सेंटेंस यस1 और यस2 इस प्रकार दिए गए हों, यदि हमारे पास कोई 2 सेंटेंस यस1 और यस2 इस प्रकार दिए गए हों कि उसमें हमें विकल्प का भाव दिखाई दे, यानी हमें चॉइस दिखाई दे, हमें अल्टरनेटिव का मतलब ही होता है जब एक के जगह पे हम लोग दूसरे का यूज कर सकते हैं, एक के जगह पे दूसरे का हम लोग चॉइस कर सकते हैं, ऐसी स्थिति हमें दिखाई देती है तो हम लोग ऐसी कंडीशन में इस कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। अब रही बात कौन कौन से कंजक्शंस इसके अंतर्गत आते हैं जिसका प्रयोग करके हम लोग जोड़ सकते हैं, तो सब लोग ध्यान से समझेंगे। इसमें हम लोग आइदर आर का प्रयोग कर सकते हैं, आइदर और बीच में डैश रहेगा आर, आइदर आर का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब आइदर का मतलब होता है या तो और आर का मतलब होता है या। और इसी तरह हम लोग दूसरा हमारा होता है नाइदर नॉर का प्रयोग कर सकते हैं, नाइदर नॉर का प्रयोग कर सकते हैं। पहला है आइदर आर का प्रयोग कर सकते हैं जिसका मतलब या तो या होता है, और दूसरा मतलब दूसरा नाइदर नॉर का प्रयोग कर सकते हैं, नाइदर न ही या न तो, और नॉर मतलब भी होता है न। तो न तो और न के साथ हम लोग नाइदर नॉर लगा सकते हैं, आइदर आर लगा सकते हैं, और हम लोग केवल और का भी प्रयोग कर सकते हैं, केवल नॉर का भी प्रयोग कर सकते हैं, और इसके अतिरिक्त हम लोग एल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, एल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, और इसके अतिरिक्त हम लोग अदरवाइज भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, अदरवाइज भी लगा सकते हैं। तो हम लोग बहुत सारे अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन के अंतर्गत बहुत सारे शब्द इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं, चाहे आइदर आर लगा दें आवश्यकता अनुसार, चाहे नाइदर नॉर लगा दें, केवल आर लगा दें, केवल नॉर लगा दें, एल्स लगा दें, अदरवाइज लगा दें। तो हम लोगों को जैसे जहाँ सुटेबल रहेगा, उपयुक्त रहेगा, वहाँ पे किसी भी कंजक्शंस का प्रयोग करके हम लोग अपने कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। और आइदर जब आएगा तो आइदर आर के साथ पेयर में आएगा, पेयर में आने का मतलब आइदर और आर दोनों वाक्य में दिखाई देंगे, और नाइदर जब आएगा तो नाइदर के साथ नॉर का कॉम्बिनेशन बनता है तो नाइदर नॉर एक साथ वाक्य में दिखाई देंगे। तो इस प्रकार ये दोनों कॉम्बिनेशन में चलते हैं। केवल आर का प्रयोग किया जा सकता है, केवल नॉर का प्रयोग किया जा सकता है, एल्स भी लगाया जा सकता है, और अदरवाइज जिसका मतलब अन्यथा होता है इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये इस प्रकार हमारे बहुत सारे कंजक्शंस हैं, और जब हमें विकल्प के भाव दिखाई देते हैं तब इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बातें अच्छे से समझ में आई होंगी कि हम लोग अल्टरनेटिव के अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं। अब हम लोग इसके ऊपर कुछ सेंटेंस लेते हैं जिससे हमें अपनी बातें क्लियर हो सकें। सबसे पहला सेंटेंस जो है इसमें हम लोग ले रहे हैं, कह रहा है ही मस्ट वीप, ही मस्ट वीप, ही मस्ट वीप, और दूसरा सेंटेंस है ही विल डाई,
ही विल डाई, ही मस्ट वीप। और दूसरा कह रहा है कि सेंटेंस ही विल डाई, तो कह रहा है ही मतलब उसे मस्ट अवश्य ही, वीप मतलब रोना चाहिए, कह रहा है उसको अवश्य ही रोना चाहिए या यह प्रक्रिया उसको शो करनी चाहिए, कह रहा है अन्यथा या अथवा, कह रहा है ही विल डाई, वह मर जाएगा। जनरली क्या होता है जब लड़कों का जन्म होता है, जिस समय बिल्कुल उनका जन्म होता है, उनके जन्म के तुरंत बाद कुछ समय बाद उनका रोना जो क्या होता है वह कंपलसरी माना जाता है, जो इस बात का संकेत रहता है कि वह जो बच्चा है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जीवन है, यानी वह जीवित है। तो इस प्रकार से अगर बच्चे का जन्म होता है बहुत लंबे समय तक अगर वह नहीं कुछ बोलता है या रोता नहीं, एक्चुअली उस समय बोल तो पाएगा नहीं, रो सकता है, तो अगर ये वाली प्रक्रिया बहुत देर में करता है सब लोग थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से यह कह रहा है कि उसको अवश्य ही रोना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ऐसा लगेगा अथवा ही विल डाई, वह मर जाएगा। यानी रोने की प्रक्रिया यहाँ यह दिखा रही है कि उसके अंदर क्या होगा, जीवन होगा। अगर हम लोगों को इस वाक्य को जोड़ना हो तो हम लोग आर से नॉर्मली जोड़ देंगे तो हो जाएगा ही मस्ट वीप आर ही विल डाई, ही मस्ट वीप आर ही विल डाई। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं और के साथ यहाँ पे एक क्लॉज लिखी गई है, और हम लोग देख रहे हैं कि आर के पहले यहाँ पे एक क्लॉज लिखी गई है। अब हम लोग जानते हैं जिस क्लॉज में कंजक्शन नहीं लगा रहता है वो हमारी कौन सी क्लॉज होती है, प्रिंसिपल क्लॉज होती है, और जिसमें हमारा कंजक्शन लगा रहता है वो हमारी कौन सी क्लॉज होती है, कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। और हम लोग जानते हैं जहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज मिल जाती है वहाँ पे किस सेंटेंस का निर्माण होता है, कंपाउंड सेंटेंस का। इस प्रकार यहाँ पे हमारा और प्रयोग किया गया, और क्या है, एक अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, इसलिए हमारा किस सेंटेंस का निर्माण हो गया, कंपाउंड सेंटेंस का। उसे अवश्य ही रोना चाहिए, कह रहा है कि अथवा वह मर जाएगा या वह उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको पहला सेंटेंस समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरा सेंटेंस लेते हैं। हमारा दूसरा सेंटेंस है मेक हेस्ट, मेक हेस्ट, और दूसरा सेंटेंस है यू विल बी लेट, यू विल बी लेट, यू विल बी लेट। अब अगर इसका हम लोग अर्थ निकालें तो कह रहा है मेक हेस्ट मतलब तीव्रता करो यानी जल्दी चलो, ऐसा भी कह सकते हैं। एक्चुअली अर्थ होता है, इसका लिटरल मीनिंग होती है तीव्रता करो। कह रहा है यू विल बी लेट, नहीं तो तुम देर से हो जाओगे, यानी तुमको देरी हो जाएगी, तुमको विलम्ब हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे दो चीज़ें देख रहे हैं, या तो वह तीव्रता करके देर न हो, या तो अगर वह देरी नहीं करेगा तो उसको देर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे दो अल्टरनेट दिखाई दे रहा है, या तो वह तीव्र जाके विलम्ब न हो, और या तो वह धीरे जाके उसको विलम्ब हो जाए। तो हमें दो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं, तो हम लोग इसको आराम से बना लेंगे। मेक हेस्ट, मेक हेस्ट मतलब तीव्रता करो, और अदरवाइज अगर हम लोग इसको जोड़ दें, मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट, अदरवाइज यू विल बी लेट। तो कह रहा है कि तीव्रता करो अन्यथा तुम विलम्ब हो जाएगा या तुम्हें क्या हो जाएगी, देरी हो जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग इसको बना ली। अदरवाइज के पहले यहाँ पे हमारी पहली क्लास दिखाई दे रही है, पहली क्लास दिखाई दे रही है। अब कोई लड़का पूछेगा सर क्लास होने के लिए तो आप बताए थे सब्जेक्ट भी होना चाहिए, वर्ब भी होना चाहिए, तो हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। एक्चुअली जब आप कह रहे हो तीव्रता करो तो आप किसी सामने वाले व्यक्ति से कह रहे हो, यानी सेकंड पर्सन से कह रहे हो, तो यहाँ पे हमारा यू दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन द यू हिडन सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पे यू है, उसके कहने का मतलब है यू मेक हेस्ट, कि आप तीव्रता करो, अदरवाइज यू विल बी लेट, नहीं तो आपको अन्यथा आपको क्या हो जाएगा, विलम्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको यू दिखाना नहीं है, हिडन सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि यह एक प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस की तरह प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे पहली क्लास है, यह प्रिंसिपल क्लास हो गई, और ये पूरी कौन सी हो गई, कोऑर्डिनेट क्लास हो गई। तो इस प्रकार उम्मीद करते हैं आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम लोग इसके ऊपर बेस्ड तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, सॉरी तीसरा सेंटेंस लेते हैं। तीसरा सेंटेंस हमारा बीना कैन डू इट, और दूसरा कह रहा है नीलू कैन डू इट। बीना कैन डू इट, और दूसरा कह रहा है नीलू कैन डू इट। बीना कैन डू इट और दूसरा कह रहा है नीलू कैन डू इट। हमें इसको क्या कर रहा है, सिंथेसाइज करना है कंपाउंड सेंटेंस में। तो कह रहा है बीना कैन डू इट मतलब बीना इसे कर सकती है, और दूसरा कह रहा है नीलू कैन डू इट, कह रहा है नीलू भी इसे कर सकती है। तो यहाँ पे किसी कार्य को करने की बात हो रही है कि बीना भी कर सकती है, और दूसरे में कह रहा है नीलू कर सकती है। आप सोच रहे होंगे सर इसमें हम लोग एंड का भी प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एंड का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें वाक्य में आल्सो शब्द दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें डेफिनेट रूप से नहीं बता सकते हैं कि वह दोनों के करने की बात होगी। इसीलिए हम लोग यहाँ पे अगर हमारे पास आल्सो आता कि बीना भी इसे कर सकती है और नीलू भी इसे कर सकती है, तो हम लोग अगर आल्सो देखते हैं यहाँ पे, अगर ये ऐसा होता बीना कैन डू इट
और दूसरा नीलू आल्सो कैन डू इट या नीलू कैन डू इट आल्सो, तो हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे एंड से जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे ऐसी स्थिति हमें दिख नहीं रही है तो हम डेफिनेट रूप से नहीं बता सकते कि दोनों के कार्य करने की बात एक साथ हो रही है, इसीलिए हम लोग इसको आइदर आर से जोड़ देते हैं। या तो बीना यह कर सकती है या नीलू कर सकती है, तो क्या हो जाएगा आइदर बीना कैन डू इट, आइदर बीना कैन डू इट और नीलू कैन डू इट। या तो बीना इसे कर सकती है या अथवा नीलू इसे कर सकती है। तो हम लोग देख रहे हैं आर के पहले जो लिखा गया है इसमें हमारे पास कोई कंजक्शन नहीं है, तो यह प्रिंसिपल क्लॉज है, और इधर हमारे पास आर के साथ लिखा गया है तो यह हमारे पास क्या हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। कैसा क्लॉज हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज। यहाँ जो आइदर है यह पेयर के लिए यूज किया गया है, उस सबसे मेन जो इसमें कंजक्शन का काम करता है वह आर को माना जाता है, इसीलिए उधर वाले को जो माना जाता है वह क्या माना जाता है, आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज माना जाता है, और इधर वाले को क्या माना जाता है, अपना प्रिंसिपल क्लॉज माना जाता है। मेन इसमें कंजक्शन कौन सा है, आर, क्योंकि आर इन दोनों को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। अब तो इस प्रकार हम लोग 3 सेंटेंस इसके ऊपर देख लिए, हम लोग अगला लेते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड 4th देखते हैं, जिससे आपकी जो बातें होंगी और ज़्यादा यह नियम क्लियर करेंगी। अगला कह रहा है रन फास्ट यू विल बी लेट। अगला कह रहा है रन फास्ट और दूसरा कह रहा है यू विल बी लेट, रन फास्ट और दूसरा कह रहा है यू विल बी लेट। अगर हम लोग यहाँ देखें तो कह रहा है रन फास्ट माने तेज दौड़ो, कह रहा है यू विल बी लेट, कह रहा है नहीं तुम्हें देरी हो जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर हम लोग देखें रन फास्ट यानी किसी सामने वाले व्यक्ति से यानी सेकंड पर्सन से कहा जा रहा है, तो यहाँ पे भी यू क्या है, हिडन है। एक्चुअली यू रन फास्ट है, लेकिन हम लोग यू लिखते नहीं इंपरेटिव में, तो यहाँ रन फास्ट लिखा गया है। जब हम लोग इसको बनाएंगे तो रन फास्ट माने तेज दौड़ो नहीं तुम्हें देरी हो जाएगी, तो हम लोग इसको नॉर्मली आर से जोड़ देंगे, रन फास्ट आर यू विल बी लेट। अगर किसी बच्चे को मन करे अदरवाइज से जोड़ने को तो अदरवाइज से भी जोड़ सकता है, रन फास्ट अदरवाइज यू विल बी लेट। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेंटेंस भी अच्छे समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और 4th सेंटेंस करने के बाद हम लोग इसके ऊपर बेस्ड एक सेंटेंस और ले लेते हैं, जिससे हमारी ये बात और क्लियर हो जाए। कह रहा मेंड योर वेज। 5वां सेंटेंस क्या कह रहा है, मेंड योर वेज, मेंड योर वेज, मेंड योर वेज। और दूसरा सेंटेंस है यू विल सफर, यू विल सफर। अब इसका अर्थ हम लोग देखते हैं, कह रहा मेंड मतलब मोड़ दो यानी बदल दो, योर वेज मतलब अपने रास्ते को, अपने तरीके को, कह रहा है यू विल सफर नहीं तो तुम बहुत कष्ट उठाओगे या तुम्हें बहुत दिक्कतें होंगी। तो कह रहा है यहाँ पे भी हमें इंपरेटिव सेंटेंस दिखाई दे रहा है, किसी सेकंड पर्सन से कही जा रही बात कि यू मेंड योर वेज, कि आप अपने रास्तों को बदल दो, आप अपने रास्तों को परिवर्तित कर दो। कह रहा है यू विल सफर, कह रहा है नहीं तो तुम्हें क्या होगा, कष्ट होगा, दुख होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग जब बनाएंगे तो हम लोग इसको नॉर्मली बना देंगे, हो जाएगा मेंड योर वेज अदरवाइज यू विल सफ़र, अदरवाइज यू विल सफ़र। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला सेंटेंस भी समझ में आया होगा। हम लोग एक सेंटेंस और ले लेते हैं। सेंटेंस है द स्कूल आर नॉट ओपन टुडे, द स्कूल आर नॉट ओपन टुडे, द स्कूल आर नॉट ओपन टुडे। और दूसरा लिखा गया है द कॉलेजेस आर नॉट ओपन टुडे, द कॉलेजेस आर नॉट ओपन टुडे, द कॉलेजेस आर नॉट ओपन टुडे। तो कह रहा द स्कूल आर नॉट ओपन टुडे, कह रहा है कि आज विद्यालय नहीं खुल रहे हैं, कह रहा द कॉलेजेस आर नॉट ओपन टुडे, कह रहा है कॉलेज भी नहीं खुल रहे हैं आज। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जब इसको अर्थ निकालेंगे कंपाउंड बनाने के लिए तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं न तो स्कूल और न ही कॉलेज कह रहा आज क्या कर रहे हैं, खुल रहे हैं। तो न तो स्कूल और न ही कॉलेज खुल रहे हैं, तो ये सेंस जब हमारे पास आता है तो हम लोग किसका प्रयोग कर देते हैं, नाइदर और नॉर का एक साथ। न तो स्कूल और न ही कॉलेज क्या कर रहे हैं, खुल रहे हैं। तो हम लोग क्या लिख देंगे, नाइदर द स्कूल, नाइदर द स्कूल नॉर द कॉलेजेस, नाइदर द स्कूल नॉर द कॉलेजेस
नाइदर द स्कूल नॉर द कॉलेजेस, और नाइदर और नॉर अपने से ही एक निगेटिव सेंस देने वाले शब्द हैं, इसीलिए हम लोग अलग से हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हम लोग नाइदर नॉर के साथ भी नॉट का प्रयोग कर देंगे तो हमारी सुपरफ्लुअस कंडीशन बन जाएगी, जो ग्रामर में क्या होती है, रॉन्ग होती है। तो हो जाएगा नाइदर द स्कूल नॉर द कॉलेजेस आर ओपन टुडे, आर ओपन टुडे, यानी न तो स्कूल और न ही कॉलेज आज क्या हैं, खुल रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। तो इस प्रकार से हम लोग उन सभी सेंटेंसेज के बारे में अच्छे से अध्ययन किए जिसमें हम लोग अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, यानी हमें जहाँ पे भी विकल्प दिखाई देंगे हम लोग वहाँ पे इस कंजक्शन को यूज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। अल्टरनेटिव के ऊपर एक हम आपको सेंटेंस दे रहे हैं, सब लोग इसको हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे करके। सेंटेंस है यू डू नॉट स्मोक, यू डू नॉट स्मोक, यू डू नॉट स्मोक, और दूसरा है यू डू नॉट ड्रिंक, यू डू नॉट ड्रिंक, यू डू नॉट ड्रिंक। सब लोग इसको हमें करके बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेटिव का ज्ञान करने के बाद हम लोग अपने तीसरे वाले रूल पे चलते हैं, और तीसरा रूल है बाय द यूज ऑफ, बाय द यूज ऑफ एडवर्सेटिव, बाय द यूज ऑफ एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन, बाय द यूज ऑफ एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन, यानी एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस का क्या करना, निर्माण करना। हम लोग इसके बारे में देखते हैं। देखिए एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शंस जो होते हैं वह हमेशा ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं जो एक दूसरे का क्या बताते हैं, विरोध बताते हैं। क्या बताते हैं, विरोध बताते हैं। यानी अगर दो सेंटेंस यस1 और यस2 इस प्रकार दिए गए हों कि इस वाले सेंटेंस का सेंस और इस वाले सेंटेंस का सेंस, यानी दोनों के कार्यों में हमें क्या दिखाई दे, एक प्रकार का कंट्रोडिक्शन दिखाई दे, या एक प्रकार का क्या दिखाई दे, विरोध दिखाई दे, तो दो ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए जो विरोध प्रदर्शित करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम लोग उसको जोड़ के कंपाउंड बनाते समय किसका प्रयोग करते हैं, एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो जनरली आपसे कोई पूछेगा एडवर्सेटिव मीन्स, कह देना एडवर्सेटिव एडवर्स शब्द से बना है जिसका मतलब होता है विरोध। तो हम लोग ऐसे दो वाक्यों को जोड़कर कंपाउंड बनाते समय एडवर्सेटिव का प्रयोग करते हैं जो एक दूसरे के अर्थ के आधार पर क्या दिखाते हैं, विरोध दिखाते हैं या विरोध प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग इसके बारे में जान गए, इसको हम लोग कब अप्लाई करते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शंस आते हैं जो हमें क्या दिखाते हैं, विरोध प्रकट करने वाले कंजक्शंस होते हैं। तो इसके अंतर्गत जो कंजक्शंस आते हैं वो सबसे मोस्टली जो आता है वो बट आता है, एट आता है, स्टिल आता है, बट आता है, एट आता है, स्टिल आता है, और इसके बाद वेयर एज आता है, वेयर एज आता है, और नेवरदलेस आता है, नेवरदलेस आता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, बट, एट, स्टिल, वेयर एज और नेवरदलेस, ये कुछ ऐसे कंजक्शंस हैं जो एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शंस की श्रेणी में आते हैं, और जहाँ पे हमें दो दिए गए सेंटेंस हमें क्या देते हैं, विपरीतार्थक अर्थ देते हैं, विरोध दिखाते हैं, वहाँ पे हम लोग इनकी सहायता से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब हम लोग इनको जोड़ते कैसे हैं, हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं। इन वाक्यों को जब हम लोग इन वाक्यों का निर्माण करने जाते हैं इन कंजक्शंस की सहायता से, तो एक वाक्य जो रहता है वह प्रिंसिपल क्लास देता है, दूसरा वाला जो रहता है वह कोऑर्डिनेट क्लास देता है। हम लोगों को क्या करना होता है, प्रिंसिपल क्लास लिखने के बाद जहां आवश्यक होता है इन शब्दों में से किसी शब्द को लिख देते हैं जो सबसे वहां पे उपयुक्त हमें लगता है, और उसके बाद दूसरा वाला इस प्रकार हम लोग क्लास लिख देते हैं। तो इन दोनों को मिलाने से हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, हमारा कंपाउंड सेंटेंस आ जाता है। हम लोग इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे हमारी बातें क्या हो पाए, क्लियर हो पाए। तो हम लोग पहला एग्जाम्पल इसके ऊपर लेते हैं। हमारा देखिए कौन सा अगला पहला सेंटेंस है, कह रहा है सी इज रिच, सी इज रिच, और दूसरा सेंटेंस कह रहा है सी इज अनहैप्पी, सी इज रिच,
और दूसरा कह रहा है सी इज अनहैप्पी। तो पहला अर्थ दे रहा है सी इज रिच मतलब वह धनी है, कह रहा है सी इज अनहैप्पी, कह रहा है वह फिर भी क्या है, मतलब अर्थ के आधार पे हम कह रहे हैं, या फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी हम बोल रहे हैं वह क्या है, अप्रसन्न है। सो सी इज रिच मतलब वह धनी है, और दूसरा कह रहा है सी इज अनहैप्पी, कह रहा है वह क्या है, अप्रसन्न है या दुखी है। तो हम लोग देख रहे हैं कि धनी होने के बावजूद भी वह दुखी है, तो इसका मतलब ये है कि यह विरोध का भाव प्रदर्शित करने वाले दोनों सेंटेंस है। तो हम लोग इसको एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन की मदद से जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, सी इज रिच बट सी इज अनहैप्पी। सी इज रिच बट सी इज अनहैप्पी। हम लोग यहाँ देख रहे हैं सी इज रिच में कौन सी क्लाज है, प्रिंसिपल क्लाज है, और बट सी इज अनहैप्पी में हम लोग देख रहे हैं कौन सी क्लाज है, कोऑर्डिनेट क्लाज है। और यहाँ पे जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन के रूप में बट का प्रयोग किया गया है, जो एक एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। अब ये हमारा मॉडर्न राइटिंग के हिसाब से ये पूरा सेंटेंस ऐसे लिखा गया है। अगर हम लोग क्लासिकल के अनुसार देखें तो इसी को हम लोग नॉर्मली ऐसा भी केवल लिख सकते हैं, सी इज रिच बट अनहैप्पी। सी इज रिच बट अनहैप्पी। हम लोग अगर ऐसा भी लिख देते हैं तो इसको भी कंपाउंड ही माना जाता है, लेकिन मॉडर्न में ऊपर वाला जो लिखने का क्रम है वो ज़्यादा सही है। हम लोग इसी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। बट अगर इसको भी लिख दिया जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग मॉडर्न वाली चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो हम लोग दूसरा सेंटेंस लेते हैं। हमारा दूसरा सेंटेंस है ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, और है ही फेल्ड। ही वर्कड हार्ड और दूसरा है ही फेल्ड। ही वर्कड हार्ड और दूसरा हमारे पास क्या, ही फेल्ड। तो हम लोग देखते हैं, सब लोग ध्यान से हमारी बातों को समझें। कह रहा ही मतलब उसने वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम किया, और कह रहा ही फेल्ड मतलब वह क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया या असफल हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि कठिन परिश्रम करने का जो परिणाम होता है वह सफलता होना चाहिए, लेकिन ये वह असफल हो गया। तो हम लोग देखते हैं इसको विरोध की स्थिति में हम लोग इसको बना लेते हैं। हो जाएगा ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। ही वर्क हार्ड हमारा प्रिंसिपल क्लास है और बट ही फेल्ड हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट क्लास है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास के मिलने से किस सेंटेंस का निर्माण हो गया, कंपाउंड सेंटेंस का। हम लोग इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा जो अगला सेंटेंस है वो है करा सी वाज इल, सी वाज इल, सी वाज इल, और दूसरा सेंटेंस है सी डिसाइडेड टू गो, सी डिसाइडेड टू गो, सी डिसाइडेड टू गो। करा सी वाज विल मतलब वह बीमार थी, करा सी डिसाइडेड टू गो, करा उसने जाने का क्या किया, निश्चय किया। तो हम लोग देख रहे हैं कि वह बीमार थी, उसने जाने का निश्चय किया। एक्चुअली बीमार होने की कंडीशन में उसको नहीं जाना चाहिए, तो यह एक प्रकार से विरोध की स्थिति प्रदर्शित कर रहा है, प्रकट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एडवर्सेटिव का प्रयोग कर देंगे। क्या हो जाएगा, सी वाज इल, सी वाज इल। हम लोग एट लगा सकते हैं, स्टिल लगा सकते हैं, चाहें तो लगा दें, जनरली हमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सी वाज इल करा वह बीमार थी, एट फिर भी, या स्टिल भी कह सकते हैं फिर भी। करा सी डिसाइडेड टू, सी डिसाइडेड टू गो, सी डिसाइडेड टू गो। हम लोग यहाँ पे कभी कभी एक और कंजक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। हो जाएगा सी was ill however she decided to go, she decided to go। कम्पिटेटिव लेवल पे कभी कभी यहाँ पे however भी लगा रहता है, वो भी विरोध प्रदर्शित करने वाला एक कंजक्शन होता है। तो हम लोग यहाँ पे however का भी प्रयोग कर सकते हैं। she was ill however she decided to go, कि वह बीमार थी, करा फिर भी उसने क्या किया, जाने का निश्चय किया। इसके अतिरिक्त भी उसने जाने का क्या किया, निश्चय किया। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला भी अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस इसके ऊपर लेते हैं। हमारा जो चौथा सेंटेंस है वो है यू आर पुअर, यू आर पुअर, और दूसरा सेंटेंस हमारा यू आर कंटेंटेड, यू आर कंटेंटेड। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कह रहा है यू आर पुअर मतलब आप क्या हो, गरीब हो।
कह रहा है यू आर कंटेंटेड, कह रहा है लेकिन आप क्या हो, संतुष्ट हो। कंटेंट मतलब क्या होता है, संतुष्ट। तो कह रहा है कि ऐसे कह लेते हैं हम लोग, आप गरीब हो, कह रहा है कि आप संतुष्ट हो, या ऐसे भी कह सकते हैं तुम गरीब हो, और कह रहा है तुम संतुष्ट हो। तो अगर हम लोग चाहें तो यहाँ देख रहे हैं गरीब है फिर भी संतुष्ट है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग गरीब होते हैं उनके पास कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ का क्या होना चाहिए, अभाव होना चाहिए। तो कह रहा है कि उसको उतना संतुष्ट नहीं होना चाहिए एक्चुअली वह जितना दिख रहा होगा, फिर भी यहाँ पे अगर ऐसा है तो यहाँ पे विरोध का भाव माना जाता है। तो हम लोग इसको आसानी से बट से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यू आर पुअर बट यू आर कंटेंटेड, यू आर कंटेंटेड। तो कह रहा है यू आर पुअर बट यू आर कंटेंटेड। तो यू आर पुअर हमारी कौन सी क्लास है, प्रिंसिपल क्लास है, बट यू आर कंटेंटेड हमारी कौन सी क्लास है, कोऑर्डिनेट क्लास है। तो इस प्रकार हमारा कौन सा सेंटेंस बन गया, कंपाउंड। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला भी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हम लोग एडवर्सेटिव का प्रयोग करके किस प्रकार से वाक्यों को कंपाउंड सेंटेंस में बदला जा सकता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लिए। हम लोग इसके ऊपर भी आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं सेंटेंस, इसको भी आप लोग होमवर्क में समझिएगा और इसका भी आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में हमें करके दिखाइएगा। पहला सेंटेंस है हमारा, कह रहा है कि ही फेल्ड, और दूसरा वाला है कह रहा है कि ही परसवर्ड, आप लोग इसको हमें जोड़ के बताइएगा इसका कंपाउंड क्या बन सकता है। अब हम लोग अपने चौथे रूल की तरफ चलते हैं। इसका हम लोग क्यूमुलेटिव के बारे में पढ़ लिए, अल्टरनेटिव के बारे में पढ़ लिए, एडवर्सेटिव के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं इलेटिव के बारे में। बाय द यूज ऑफ इलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन, इलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन, बाय द यूज ऑफ इलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन। हम लोग इसकी बात करते हैं। अगर हम लोगों को इलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करना हो तो हम उसकी स्थितियां समझते हैं। देखिए, अगर हमारे पास दो सेंटेंस यस1 और यस2 इस प्रकार दिए गए रहें कि हमें उन दोनों दिए गए वाक्यों में कारण और परिणाम का संबंध दिखाई दे, यानी रीजन और रिजल्ट का संबंध दिखाई दे, कारण और परिणाम का संबंध दिखाई दे, तो ऐसी स्थिति में अगर हम दोनों वाक्यों को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित करना चाहते हैं तो हम लोग इलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। कब, जब दो दिए गए वाक्यों में हमें क्या दिखाई देगा, कारण और परिणाम दिखाई देगा, तब हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। अब इसके लिए कंजक्शंस कौन कौन सा यूज किया जाता है हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। इसके अंतर्गत जो आने वाले सबसे मेन कंजक्शंस होते हैं वह सो होता है, और कौन सा होता है, देयरफॉर होता है। कौन सा होता है, देयरफॉर होता है। अगर आपसे कोई इलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन में पूछेगा कौन कौन से आते हैं तो आप सो बता सकते हैं, देयरफॉर बता सकते हैं, और कौन सा बता सकते हैं, हेंस बता सकते हैं, और आप कौन सा बता सकते हैं, फॉर बता सकते हैं। तो मेनली सो का प्रयोग, देयरफॉर का प्रयोग, हेंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग इलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के अंतर्गत किया जाता है। तो अगर हम लोग इनके द्वारा किसी भी दिए गए दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं या किसी क्लास में इनमें से किसी का प्रयोग हमें दिखाई देता है तो वह जिस सेंटेंस का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो फिर जनरली सब लोग सुन लें, इलेटिव का प्रयोग कब करेंगे, जब कारण परिणाम दिखाई देगा दो दिए गए वाक्यों में, तब जोड़ने के लिए इलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत सो, देयरफॉर, हेंस और फॉर आता है, और ये जहां भी दिखाई देते हैं किस सेंटेंस का निर्माण करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो इतनी बातों को अच्छे से समझने के बाद हम लोग इसके ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमारी बातें क्लियर हो जाएं। हमारा पहला एग्जाम्पल है इसके ऊपर, कह रहा ही इज इल, और दूसरा कह रहा ही कैन नॉट अटेंड द मीटिंग, ही कैन नॉट अटेंड द मीटिंग। तो कह रहा है ही इज इल माने वह क्या है, बीमार है, ही कैन नॉट अटेंड द मीटिंग, कह रहा है वह मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता है, यानी सभा में सम्मिलित नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यह हमें कारण और परिणाम दिखाई दे रहा है। कारण क्या है, बीमार है, और परिणाम क्या हो रहा है कि वो मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता है। तो हम लोग इसको नॉर्मली सो से जोड़ देंगे केवल, तो हो जाएगा ही इज इल सो ही कैन नॉट अटेंड द मीटिंग,
सो ही कैन नॉट अटेंड द मीटिंग, सो ही कैन नॉट अटेंड द मीटिंग। हम लोग यहाँ पे हेंस भी लगा सकते हैं, देयरफॉर भी लगा सकते हैं, तो आप चाहे सो लगा दें, चाहे हेंस लगा दें, चाहे देयरफॉर लगा दें, हम कुछ भी लगा सकते हैं। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, इसके ऊपर बेस्ड कह रहा है, अगला वाला सेंटेंस कह रहा है कि ही विल डाई, कह रहा है कि बी विल डाई वन डे, ये कह रहा है बी विल डाई वन डे, कह रहा है बी विल डाई वन डे। और दूसरा कह रहा है ऑल मेन आर मॉर्टल, ऑल मेन आर मॉर्टल। सब लोग ध्यान से हमारी बातों को समझें। कह रहा है बी विल डाई वन डे, कह रहा है कि बी विल डाई हम लोग मरेंगे, वन डे मतलब एक दिन, यानी हम लोगों की एक दिन क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। कह रहा ऑल मेन आर मॉर्टल, कह रहा सभी जो व्यक्ति हैं वह क्या है, नश्वर है। मॉर्टल मतलब क्या होता है, जो एक न एक दिन क्या हो जाएंगे, जिनकी मृत्यु हो जाएंगी, मर जाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग अगर इनको जोड़ने जाएं, ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सब लोग स्टार भी कर लेंगे। इसको हम लोग किससे जोड़ेंगे, फॉर से जोड़ देंगे। तो कह रहा है यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बी विल डाई वन डे फॉर, बी विल डाई वन डे फॉर ऑल मेन आर मॉर्टल। इसका अर्थ है क्योंकि जो सभी व्यक्ति हैं वह नश्वर हैं, कह रहा इसलिए हम सभी लोगों की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, या हम लोग एक दिन क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। अगला दिया गया है, हम लोग इसके ऊर बैठे तीसरा लेते हैं सेंटेंस। कह रहा है ही वाज अ क्रिमिनल, ही वाज अ क्रिमिनल। और दूसरा सेंटेंस है ही वाज पनिश्ड, ही वाज पनिश्ड, ही वाज पनिश्ड। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ही वाज ए क्रिमिनल मतलब वह एक क्या था, क्रिमिनल था, अपराधी था। कह रहा ही वाज पनिश्ड, कह रहा इसीलिए उसको क्या दिया गया, सजा दिया गया। तो हम लोग जब इसको जोड़ेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ कारण और परिणाम दिखाई दे रहा है, तो हम लोग इसको नॉर्मली देयरफॉर से जोड़ दे रहे हैं। ही वाज ए क्रिमिनल, ही वाज ए क्रिमिनल, देयरफॉर ही वाज पनिश्ड, देयरफॉर ही वाज पनिश्ड, देयरफॉर ही वाज पनिश्ड। और जनरली हम लोग जब इसको लिखते हैं तो हम लोग यहाँ पे फॉर वाले में भी कामा लगा सकते हैं, यहाँ देयरफॉर वाले में भी कामा लगा सकते हैं, हम लोग नॉर्मली कॉमा भी लगा सकते हैं। ही इज इल सो ही कैन नॉट अटेंड द मीटिंग, ही बी विल डाई वन डे कॉमा फॉर ऑल मेन आर मॉर्टल, ही वाज ए क्रिमिनल देयरफॉर ही वाज पनिश्ड। हम लोग चाहें तो कामा का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग सीख पाए कि किस प्रकार से हम लोग इलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शंस का प्रयोग करके अपने दिए गए वाक्यों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो हम इसके ऊपर भी आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं जिसको आप लोग करेंगे और आप करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे। सेंटेंस है आप लोगों के लिए, सेंटेंस है आप लोगों के लिए, ही वुड नॉट बिलीव मी, ही वुड नॉट बिलीव मी, ही वुड नॉट बिलीव मी, ही वुड नॉट बिलीव मी। और दूसरा कह रहा आई हैड टू गिव, आई हैड टू गिव, आई हैड टू गिव हिम प्रूफ, आई हैड टू गिव हिम प्रूफ। आप लोग इस नियम के अंतर्गत, इलेटिव के अंतर्गत इसका हमें कंपाउंड सेंटेंस में सिंथेसाइज करके दिखाइएगा। और एक सेंटेंस हम आपको और भी दे रहे हैं, वो इसके ऊपर बेस्ड नहीं, आपको अपने से बताना है कि ये किस प्रकार बन सकता है। सेंटेंस दिया गया है ही इज पुअर, ही इज हैप्पी, ही इज पुअर, ही इज हैप्पी। आप लोग ये दोनों सेंटेंस हमें बताएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका हमें आंसर बताएंगे। और इस प्रकार से हम लोग क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और रिलेटिव सबका प्रयोग करके किस प्रकार से अपने कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग सीख लिए। आप लोग एक बार क्यूमुलेटिव के अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शन आते हैं, अल्टरनेटिव के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, एडवर्सेटिव के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं और रिलेटिव के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, आप सबको कमेंट बॉक्स में अच्छे से लिखिएगा, जिससे हमें समझ में आए कि हाँ आप लोग सारे कंजक्शंस को समझ पाए किसके अंतर्गत कौन से आते हैं, और फिर आप आसानी से अप्लाई कर लोगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके किस प्रकार कंपाउंड पढ़ना हम लोग उस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज को भी हम लोग उसमें डिस्कस कर लेंगे, जिससे ये वाला हमारा पोर्शन कंप्लीट होगा कंपाउंड, जिससे हम लोगों को हम ये सिलेबस थोड़ा और प्रोग्रेस कर जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे की बातों के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।